निबंधमाला स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स। डिक्टेशन स्टार्ट। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि व्यापार राज्य का काम नहीं है, इसलिए व्यापार में सरकार की भूमिका अत्यंत सीमित होनी चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन बाजार कारकों के माध्यम से होता है। भूमंडलीकरण के पश्चात इस प्रकार की अवधारणा का तेजी से विकास हो रहा है, जिसमें कई उद्देश्य शामिल होते हैं। वर्तमान समय में यह जरूरी हो गया है कि सरकार स्वयं को गैर सामरिक उद्यमों के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के स्थान पर शासन की दक्षता पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करे और घाटे में चल रहे उद्यमों को निजी हाथों में दे। महत्वहीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगी सार्वजनिक संसाधनों की बड़ी धनराशि को उन क्षेत्रों में लगाना जो समाज की प्राथमिकता में सर्वोपरि हो, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्राथमिक शिक्षा तथा सामाजिक और आवश्यक आधारभूत संरचना। गैर महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की मात्रा बनाए रखने हेतु दुर्लभ सार्वजनिक संसाधनों के उत्तरोत्तर बाह्य प्रवाह को रोकना, सार्वजनिक ऋण के बोझ को कम करना, वाणिज्यिक जोखिम जिस सार्वजनिक क्षेत्र में करदाताओं का धन लगा हुआ है को ऐसे निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करना जिसके संबंध में निजी क्षेत्र आगे आने के इच्छुक और योग्य हैं। वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगा धन जन सामान्य का होता है, इसलिए कॉर्पोरेट क्षेत्र में लगाए जा रहे अत्यधिक वित्त की मात्रा पर विचार करना भी अत्यावश्यक होता है। पैरा वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बढ़ती गैर निष्पादन परिसंपत्ति की मात्रा, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों, बढ़ते भ्रष्टाचार तथा बेहतर प्रबंधन एवं संचालन क्षमता की समस्या आदि की वजह से सरकार से बैंकों के स्वामित्व में अपनी हिस्सेदारी बेचने की बात की जा रही है। निजीकरण से उद्यमों के कार्य निष्पादन में सफलता की संभावना होती है, अतः इसके कई लाभ देखे जाते हैं। पैरा निजीकरण के माध्यम से रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कार्यों पर नियंत्रण अनुशासनहीन नौकरशाही तंत्र की जगह बाजार तंत्र के अनुशासन द्वारा किया जा सकता है। अक्सर देखा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण से उत्पादन के समाजवादी पैटर्न में अव्यवहार्य रुग्ण इकाइयों के निकलने के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी निजीकरण एक माध्यम है। हाल के सर्वेक्षण में पाया गया है कि जिस किसी भी एशियाई देश में विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं, वही देश अधिक शक्तिशाली बनता है और साथ ही अधिक आत्मनिर्भर भी होता है। निजीकरण के माध्यम से प्राप्त ऋण ब्याज मुक्त होता है, परंतु इसके दाता को लाभांश प्राप्त होता है। तेरा हमारे राष्ट्र राज्य के कुछ प्रमुख उपक्रमों तथा इकाइयों जैसे नागरिक विमान, डाक सेवा, यातायात और विद्युत क्षेत्र जैसी अधिक घाटे वाली इकाइयां जो कि हमारे राष्ट्रीय राजकोष पर बोझ थी, निजीकरण के माध्यम से आज लाभ वाली इकाइयों में परिवर्तित हो चुकी है। भूमंडलीकरण के लिए हम अपने
व्यापार के वातावरण में विश्व अर्थव्यवस्था के अनुरूप परिवर्तन कर सकते हैं। निर्यात उत्पादन के विरुद्ध भेदभाव को भी हम दूर कर सकते हैं। आज के बाजार की तो मांग ही भूमंडलीकरण और निजीकरण है। सरकारी कर्मचारी मनमाने ढंग से अपने कार्य को संपन्न करता है, जबकि इसके विपरीत निजी कर्मचारी अपने कार्य को अपनी पूंजी समझकर करता है। सरकारी कर्मचारी को किसी का भय नहीं होता, क्योंकि उसका कोई एक मालिक नहीं होता, जबकि निजीकरण में मालिक कोई एक होता जिसके प्रति सभी कर्मचारियों की जवाबदेही होती है। सार्वजनिक उपक्रमों की तुलना में निजी उपक्रमों की उत्पादन क्षमता व लाभ अधिक होता है। सार्वजनिक क्षेत्र को निजी निवेशकों के लिए खोल देने से बाजार की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। पैरा, यद्यपि सार्वजनिक उपक्रम के अनेक लाभ हैं, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि निजी क्षेत्र की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के अधिक आर्थिक तथा सामाजिक लाभ हैं और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निजीकरण की कई कठिनाइयां हैं, जो निम्न है। निजीकरण की प्रक्रिया की सबसे बड़ी कठिनाई यूनियन के माध्यम से श्रमिकों की ओर से होने वाला विरोध है। वे बड़े पैमाने पर प्रबंधन और कार्य संस्कृति में परिवर्तन से भयभीत होते हैं। निजीकरण के पश्चात कंपनियों की विशुद्ध परिसंपत्ति का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों और जनसामान्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। निजीकरण द्वारा बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए निगमीकरण की प्रक्रिया प्रोत्साहित हो सकती है, जिससे धन संकेंद्रण की संभावना बढ़ जाएगी। धन संकेंद्रण और व्यापारिक एकाधिकार के कारण बाजार में स्वस्थ प्रतियोगिता का अभाव हो सकता है। औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का एकमात्र उपाय निजीकरण नहीं है, उसके लिए तो समुचित आर्थिक वातावरण और कार्य संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन होना आवश्यक है। भारत में निजीकरण को अर्थव्यवस्था की वर्तमान सभी समस्याओं का एकमात्र उपाय नहीं माना जा सकता। निजीकरण के पश्चात कंपनियों का तेजी से अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा और इसका दुष्प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। वर्तमान समय में भूमंडलीकरण के प्रभाव स्वरूप गतिशील अर्थव्यवस्था का स्वरूप और अर्थव्यवस्था में कार्य निष्पादन कॉर्पोरेट शासन के साथ साथ गैर निष्पादित परिसंपत्ति जैसी समस्याओं के कारण सरकार द्वारा निजीकरण को प्रोत्साहित किया जाना अपरिहार्य हो गया है। इसके साथ ही सरकार को इस कदम के साथ साथ सामाजिक और सार्वजनिक हितों पर भी ध्यान देना आवश्यक है, जिससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एक सकारात्मक पहल की जा सके। साथ ही भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की संरचना को भी कुशलतापूर्वक बनाए रखा जा सकता है। पैरा, मिशन न्यू इंडिया अथवा अभिनव भारत भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी व दूरदर्शी लक्ष्य है, जिसमें एक ऐसे भारत की संकल्पना की गई है जो समस्या विहीन व संपूर्ण खुशहाली से परिपूर्ण हो। अभिनव भारत की घोषणा वर्ष 2017 में भारत सरकार ने की, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2022 तक अभिनव भारत की स्थापना की जाएगी।
वर्ष 2022 तक भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ होगी। ऐसे में यह वर्ष ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। यद्यपि अभिनव भारत का उद्देश्य आदर्शवादी व गौरवमयी प्रतीत होता है, परंतु इस लक्ष्य को पाने में चुनौतियां भी काफी हैं। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पैरा न्यू इंडिया की संकल्पना में ऐसे भारत की कल्पना की गई है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि, समस्या आदि नहीं होगी तथा सभी व्यक्ति गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। इसमें लोगों के लिए एलपीजी, बिजली, इंटरनेट, स्वच्छ पेयजल, शौचालय युक्त घर आदि शामिल होंगे। सभी लोग उच्च व पूर्ण शिक्षित होंगे। आधुनिक आधारभूत संरचना का नेटवर्क हमारे यहाँ होगा। साथ ही हमारा समाज गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार से मुक्त होगा व उत्तम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी। तेरा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी में संकल्प लिया था कि देश से गरीबी, बेरोजगारी, रूढ़िवादिता आदि को मिटाना है। साथ ही सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पेयजल जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकता उपलब्ध कराई जाएगी। आज तक यह संकल्प 100% पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन यह भी सही है कि सीमित संसाधन व प्रतिकूल परिस्थिति में हमने सराहनीय प्रगति की है। यद्यपि वर्तमान भारत सरकार के न्यू इंडिया के लक्ष्य प्राप्ति के विषय में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह भी सही है कि आज बहुत सी सकारात्मक परिस्थितियां भारत के पक्ष में है। आज हम ज्यादा क्षमतावान बन चुके हैं, जिससे इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। पैरा न्यू इंडिया को मूर्त रूप देने के लिए विकास दर काफी ऊंची करनी होगी। उसके लिए अर्थव्यवस्था का विस्तार करना होगा, लेकिन वर्तमान में यह बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वर्ष 2007-08 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद से ही विश्व में संरक्षणवाद की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में ब्रेक्सिट के माध्यम से ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का उदाहरण दिया जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका चीन में हो रहे विवाद को भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति प्रमुख है। हमने आज तक समावेशी विकास को प्राप्त नहीं किया है। आज भी भारत के 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है, जो घोर असमानता का प्रतीक है। इस प्रकार ऊंची विकास दर को प्राप्त करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। फिर कोरोना महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। दूसरी प्रमुख चुनौती मानव संसाधन के उचित प्रयोग की है। वस्तुतः हम आज तक जनांकीय लाभांश का लाभ नहीं उठा पाए हैं। 135 करोड़ की आबादी में 62% आबादी 92 वर्ष से कम आयु की है, अर्थात ये लोग कार्यबल में शामिल हैं, लेकिन इनका कौशल विकास करना अपने आप में चुनौती है। वस्तुस्थिति यह है कि कार्यबल के 50% लोग कृषि क्षेत्र में हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में अपनी
ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। डिग्री धारक युवा चतुर्थ वर्ग की नौकरी तक के लिए परेशान है। सभी लोगों को रोजगार देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अतः न्यू इंडिया को मूर्त रूप देना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। न्यू इंडिया के निर्माण में महिलाओं का योगदान अनिवार्य है, लेकिन भारत में महिलाओं की स्थिति आज भी अपेक्षाकृत दयनीय है। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पर महिलाओं को पूर्ण आजादी नहीं मिलती है। महिला शोषण, अत्याचार, आय में असमानता, लैंगिक असमानता आदि ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो आज भी हमारे राष्ट्र के समक्ष उपस्थित है। जबकि न्यू इंडिया का निर्माण तभी हो सकता है जब आधी आबादी अर्थात महिलाओं का भी पूर्ण सहयोग रहे। न्यू इंडिया की संकल्पना में जहाँ तक एक तरफ पर्यावरण हितैषी व प्रदूषण मुक्त शहरों की कल्पना की गई है, वहाँ नीति आयोग ने अपने न्यू इंडिया विजन में प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 पहिया 4 पहिया वाहन की बात कही है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारण है। इस संदर्भ में न्यू इंडिया की संकल्पना व नीति आयोग का विजन अपने आप में विरोधाभास है। ऊर्जा किसी भी देश के विकास का महत्वपूर्ण ईंधन होता है, लेकिन वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 80% आयात करता है, जिस कारण अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना एवं विकास परियोजनाओं पर ध्यान नहीं दे पाता है। इस प्रकार ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एक प्रमुख चुनौती है। न्यू इंडिया के निर्माण में गिरता लिंगानुपात, उच्च शिशु व मृत्यु दर, निम्न गुणवत्ता की शिक्षा व निम्न स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि बाधक हैं। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से पूरी दुनिया परेशान है। इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। देश की आर्थिक विकास दर लगभग नकारात्मक तक पहुंच गई है तथा बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ गई है। न्यू इंडिया की संकल्पना को मूर्त रूप देने में अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता, मॉब लीचिंग, क्षेत्रीय असमानता, किसानों की आत्महत्या इत्यादि अनगिनत ऐसी समस्याएं हैं जो बाधा उत्पन्न करती है। इसके बावजूद भारत में कई संभावनाएं मौजूद है। चुनौतियों के साथ संभावनाएं भी मौजूद होती है। आज भारत की स्थिति काफी बदल चुकी है। हम प्रतिकूल परिस्थिति में सीमित संसाधन रहते हुए विकास के मार्ग पर निरंतर बढ़ रहे हैं और आज विश्व की प्रमुख राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हैं। आज हमारे साथ काफी सकारात्मक परिस्थितियां हैं। न्यू इंडिया की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकता है। प्रमुख संभावनाएं निम्नलिखित है। प्रसिद्ध चिंतक मार्क्स का कहना है कि आर्थिक ढांचा ही मूल ढांचा का है, जो अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक ढांचे को आकार प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आर्थिक स्थिति अच्छी है तो अन्य परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल किया जा सकता है। यह सही है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर घट रही है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2024 तक भारत की
अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तथा वो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अतः अच्छी व बड़ी अर्थव्यवस्था रोजगार सृजन करती है, जिससे विकास को बल मिलता है। ऐसे में न्यू इंडिया की संकल्पना असंभव नहीं है। आज भारत जनांकीय लाभांश की स्थिति में है। भारत के कार्यबल में शामिल आजादी का 62% औसत 28 वर्ष के युवा हैं, जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, जो एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इससे भारत को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। वस्तुतः आज भारत आईटी हब बन चुका है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हो रहा है। भारत में प्राथमिक स्तर पर जो 100% नामांकन दर प्राप्त है, साथ ही उच्च स्तर पर विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित व प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार कर रहा है, जो न्यू इंडिया के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। भारत आज अंतरिक्ष, सैन्य, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, उद्योग आदि क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त कर रहा है। साथ ही अपने लोकतंत्र को और अधिक मजबूत किया है। इस प्रकार की उपलब्धि यदि निरंतर रही तो न्यू इंडिया का निर्माण हो सकता है। आज भारत में आधारभूत संरचना का तेजी से विकास हो रहा है। लोगों को ऊर्जा व ईंधन की प्राप्ति हो रही है। डिजिटल इंडिया व ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। इन सभी से न्यू इंडिया के निर्माण को बल मिलेगा। फिर न्यू इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विकास को निचले स्तर से प्रारंभ करना होगा तथा नीतियों को व्यावहारिक रूप देना होगा, जिससे समावेशी विकास द्वारा उच्च आर्थिक समृद्धि प्राप्त की जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कृषि का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के कम विकसित क्षेत्रों पर ध्यान देना भी आवश्यक है, ताकि देश में संतुलित विकास हो। न्यू इंडिया के निर्माण को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है, सरकारी सेवाओं को प्रभावी बनाना है, काले धन को नष्ट करना, ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में सुधार करना, मानव विकास सूचकांक में सुधार करना, पारदर्शी व उत्तरदायी शासन जैसे ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हमारे समाज में मॉब लीचिंग, सांप्रदायिक उन्माद जैसी स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए भी ठोस कदम उठाने चाहिए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि न्यू इंडिया के निर्माण हेतु सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण विकसित करने पर बल दिया जाए। फिर अंत में कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से न्यू इंडिया के सामने कुछ चुनौतियां हैं, परंतु इस धरती पर ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। फिर वर्तमान भारत सरकार की न्यू इंडिया की संकल्पना मात्र एक कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि तार्किक व अनुकूल परिस्थितियों पर आधारित संकल्पना है। इस संकल्पना को पूरा करने हेतु जहां नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है, वहीं भारत सरकार भी विभिन्न परियोजनाओं जैसे जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, स्किल इंडिया मिशन, भारत नेट परियोजना, जल शक्ति मिशन, आयुष्मान भारत, सतत विकास व समावेशी विकास इत्यादि के माध्यम से न्यू इंडिया के निर्माण को संभव बनाने का
सकारात्मक प्रयास कर रही है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज एक स्टेटस सिंबल का प्रतीक बन चुका है, जिसकी अच्छाइयाँ भी है और बुराइयाँ भी। यह निर्भर करता है व्यक्ति की अपेक्षा पर। आज की वैश्वीकरण में सोशल मीडिया ने विश्व के लोगों को जोड़कर नए नागरिक को जन्म दिया है, जो स्वयं तो जागरूक है ही, दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। इसलिए 21वीं सदी इंटरनेट और वेब मीडिया के युग की शताब्दी मानी जा रही है। इस संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सैम पित्रोदा ने ठीक ही कहा है कि सूचना की आदान प्रदान जनमत तैयार करने, विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ने, भागीदार बनाने में यह साइट्स एक सशक्त और बेजोड़ उपकरण के रूप में तेजी से उभरी है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया को सोशल साइट्स ने ही आधार प्रदान किया है, इसका अध्ययन महत्वपूर्ण है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स इंटरनेट का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका उपयोग विश्व के अरबों लोगों द्वारा किया जाता है। यह एक ऑनलाइन मंच है जो सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने एवं वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहभागी करने की अनुमति देता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल प्लस, लिंक्डइन, माई स्पेस, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम जैसी अन्य कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जिन्होंने विश्व को बांध कर रखा हुआ है। फेसबुक विश्व में सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। इसका उपयोग अरबों जनसंख्या करती है। इसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने वर्ष 2004 में की थी। ट्विटर भी लोकप्रिय साइट है, जिस पर भेजे गए संदेश ट्वीट कहलाते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। गूगल इंक ने भी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के रूप में अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है। इस प्रकार से वेब जाल का एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है। भारत में फेसबुक, ट्विटर जैसी साइटों पर अधिक उपयोग करता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 350 मिलियन सोशल मीडिया उपयोग करता है, जिनकी जनसंख्या वर्ष 2023 में बढ़कर 450 मिलियन होने की संभावना है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय उपयोगकर्ता औसतन 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। जापान में लोग कम से कम 45 मिनट ही सोशल मीडिया पर बिताते हैं। सोशल मीडिया ने विभिन्न क्षेत्रों में लाभकारी सिद्ध होकर लोगों के मन मस्तिष्क पर व्यापक प्रभाव छोड़ा है। इससे न केवल बच्चे बल्कि शिक्षक, व्यवसायी, न्यूज़पेपर, मीडिया चैनल आदि को प्रभावित किया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि समाज में इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव दोनों पड़े हैं, जिनका उल्लेख इस प्रकार है। सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है जो पूरे विश्व को जोड़कर रखने में सक्षम है। संचार का अच्छा माध्यम होने के साथ ही यह काफी तेज गति से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसके माध्यम से जन जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। सोशल मीडिया के साथ ही कई प्रकार के रोजगार भी पैदा होते हैं। सोशल मीडिया उन लोगों की आवाज बन सकता है जो समाज की मुख्य धारा से अलग है तथा जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है। लोगों को जोड़ने के साथ ही सोशल मीडिया शिक्षा एवं ज्ञान का भंडार। ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स की न्यूज साइट्स को भी बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है। वर्तमान समय में अनेक वैश्विक महामारियों, विशेष रूप से
कोरोना के प्रसार को रोकने तथा इससे संबंध में विभिन्न बचाव कार्यक्रमों की संबंध में सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने में भी सोशल मीडिया की प्रमुख भूमिका है। जैसे भारत चीन के बीच गलवान घाटी के मुद्दे को सोशल मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार करके चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया। स्टॉप। धन्यवाद।